उसमें क्या क्या आता है? कुछ अपने बारे में पहले बताओ, मतलब क्या क्या आपको आता है, कितना आता है? हेलो, हेलो मेरी वॉइस आ रही है? बताओ, वन बाय वन जी। बताओ। आ रही। सर एक्सेल में तो जैसे नॉर्मली फॉर्मूले लगा लेते हैं, जैसे कि अच्छा। मिल के, ओके। और जैसे फॉर्मेटिंग करना हो गया, थोड़ा बहुत वो हो गया। माइनस हम्म। प्लस के सारे हो गए। वी लुकअप भी थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, एच लुकअप भी लगा लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके मतलब ओके प्रॉपर ओके तरीके से जैसे एडवांस लेवल में है ना, वो चीज़ नहीं आती है। ओके। और बाकी थोड़ा बहुत कर लेते हैं सर, वर्क तो करते ही हैं। चलो हाँ। ठीक है। सो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं सिर्फ थोड़ा सा, मतलब आज मैं पूरा एक्सेल का ना एकदम से मतलब ओवरव्यू ले रहा हूँ कि टोटल हम एक्सेल में ये करते हैं, एक तरीके से पूरा उसके अंदर बेसिक वगैरह सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर कल से हम क्या करेंगे, एक एक पूरा हम लेंगे प्रोजेक्ट वाइज, क्योंकि हम जो है एक्सेल को हमने पढ़ना है एज अ ऑफिशियल ट्रेनिंग वाइज, बिकॉज नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ते हैं कि हम्म। एक्सेल सीखना होता है, बट हमें एक्सेल सीखना है, बट उस तरीके से सीखना है जो कंपनी में यूज होता है, ठीक है, MIS वगैरह इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास से हम पूरा पूरा केस लेंगे, लाइक एक प्रोजेक्ट लेंगे, उस प्रोजेक्ट की पूरी वर्किंग करेंगे एक एक दिन में ऐसे करके। तो उस प्रोजेक्ट में जितने जितने केस, जितने फॉर्मेटिंग, जितने टूल्स वगैरह सब यूज होंगे, वो सब हम उसके अंदर यूज करेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है फेलिक्स? हाँ जी हर्ष। ओके। सो आपको तो एक्सेल ज्यादा ही आता होगा, आपको तो मतलब बेसिक से एडवांस भी थोड़ा बहुत आता होगा, मतलब MIS वगैरह नहीं आता, राइट? या हाँ मतलब वही वी लुकअप तक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ठीक। ऑफिस में हमें जो थोड़ा सा ना डेटा ट्रैकिंग यूज करना होता है, तो उसके ओके। लिए जरूरत पड़ता ही है तो। राइट राइट। कोई नहीं, हम सारा करेंगे, मतलब नॉर्मल हम जितने फंक्शन होते हैं ना एक्सेल में, हम जैसे जो जो कंपनी में यूज होते हैं वो सारे मैं जैसे एक प्रोजेक्ट लूंगा, उस प्रोजेक्ट में मोस्टली हाईएस्ट, मतलब एक पूरे 2 घंटे का 1.5 घंटे का एक प्रोजेक्ट लूंगा, उसमें जितने फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, जितने तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सारे हम एक ही प्रोजेक्ट में यूज कर करके डेली बेसिस पे, और उस पर हम वर्किंग करेंगे। बट आज जो है मैं नॉर्मल वर्किंग करके दिखाता हूँ कि नॉर्मल हम एक्सेल में क्या करते हैं। देखो सबसे पहले, अच्छा मुझे कोई शॉर्टकट बताएगा एक्सेल ओपन करने विदाउट एनी माउस? कि एक्सेल हम ओपन करते हैं स्क्रीन से तो कैसे ओपन करेंगे, कुछ आइडिया? विदाउट माउस क्योंकि देखो जब भी आप एक्सेल। एक्सेल यूज करो ना, हमेशा इसके कभी पास भी यूज करना है, तो एक चीज का याद रखना कि आपको विदाउट एक्सेल यूज, विदाउट आपके उसको यूज करना है, विदाउट माउस। बिकॉज एक्सेल विदाउट अगर आप माउस। विदाउट माउस यूज करोगे ना तो बहुत बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। इससे क्या होता है, सामने वाले बंदे, एक तो आपकी स्पीड बढ़ती है कीबोर्ड यूज करने पे, ठीक है। दूसरा, कीबोर्ड से यूज करते हो तो आपको शॉर्टकट याद होते रहते हैं, और शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि मैं लिख के दूंगा और आपको याद हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा आज कि शॉर्टकट आपको कैसे याद करने हैं। और आज जब आप एक्सेल के बाद जब आप घर जाओगे, जैसे कल का पूरा दिन है आपके पास, ठीक है, सुबह से, तो सुबह आप क्या करोगे, अपनी एक शीट बनाओगे एक्सेल की, वहां पे खुद अपने आप एक्सेल के शॉर्टकट लिखोगे, और खुद बना के लिखोगे, मैं नहीं लिख के दूंगा, खुद बना के लिखोगे, देखना कितने इजी लगते हैं। वन बाय वन जब करने बैठोगे ना तो तुम्हें इतने इजी लगेंगे, और धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, बोलोगे अच्छा ये शॉर्टकट है, तुरंत हो गया ये शॉर्टकट है। कुछ बंदे क्या करते हैं कि शॉर्टकट याद करते हैं, यार कंट्रोल C कॉपी हो गया, कंट्रोल V पेस्ट हो गया, बट कैसे, कैसे एक्सेल में लिखा, कंट्रोल C लिख दिया कहीं बुक में कि कॉपी हो गया, बट नहीं, आपको वो चीज अंडरस्टैंड करनी है कैसे। तो देखो सबसे पहले मैं ना विंडो दबा रहा हूँ सिस्टम से, कीबोर्ड से, Window+R, तो देख रहे हो, जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे क्लिक करना है आपको और Window+R दबाना है, तो जैसे ही मैंने Window+R दबाया, ये न्यू विंडो ओपन होके आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी चीज ओपन करनी है ना, आप उसका नाम लिख सकते हो, आपको एक्सेल ओपन करना है, आपको वर्ड ओपन करना है, आपको पावर पॉइंट ओपन करना है, आपको कुछ भी विंडो गूगल ओपन करना है, जो भी चीज आपको ओपन करनी है ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज मुझे अभी सिर्फ एक्सेल ओपन करना है, तो मैं एक्सेल लिख के और जस्ट एंटर करता हूँ, तो आप देखो रहे हो न्यू एक्सेल विंडो ओपन हो गई, ठीक है। तो ये आपका कीबोर्ड से है, सपोज आपके पास माउस नहीं है और आपको एक्सेल ओपन करना है, तो क्या करना है एक्सेल ओपन करने के लिए, पहला स्टेप है Window+R, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज आपको ओपन करनी है, कोई भी विंडो आपको, कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है, डायरेक्टली लिखो और एंटर करो। क्लियर? ये है, यस देखो सर। ये कुछ शॉर्टकट क्या है ना, ये बेसिक भी नहीं है, ये बेसिक भी नहीं है, ये वो चीज है कि नॉर्मल आपको स्टार्टिंग करते टाइम ना पता होना चाहिए, बिकॉज ये मैनेजर लेवल को भी नहीं पता होता कि यार ये चीजें ओपन करनी होती हैं या ये चीजें ऐसे होती हैं। वो तो काम करते करते सीख जाते हैं, जब वो सीखते हैं ना तो कोई नहीं बताता उनको, लेकिन जब काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग करते करते सीख जाते हैं, अच्छा ये चीज ऐसे होनी है या ये चीज ऐसे होनी है।
क्लियर? अब देखो न्यू विंडो ओपन हो गई, अब मैं इसको थोड़ा मैक्सिमम साइज कर देता हूँ। तो जैसे ही न्यू विंडो ओपन होती है कुछ इस तरीके से ओपन होती है। अब आप देख रहे हो, अच्छा हम जो ट्रिक करेंगे एक्सेल के ऊपर जितने भी काम करेंगे, सपोज मेरे पास एक्सेल 2019 है, तो आपके पास कौन कौन सा है आपके सिस्टम में? एक्सेल 2019। मेरे 2019 सर। मेरे में 2013 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्सेल आपके पास मोर देन 2010 होना चाहिए आपके सिस्टम में। 10 क्यों होना चाहिए? बिकॉज लार्जर कंपनी आजकल 10 से अबव ही यूज कर रही है, मतलब 10 हो, 11 हो, 12 हो, 10 से अबव यूज कर रही है। मेरे इसमें 2019 है। अगर मेरे पर्सनल ऑफिस की बात करूँ, ऑफिस वाले लैपटॉप की बात करूँ, तो उसमें ऑफिस 365 है। मेरे पर्सनल उसमें लैपटॉप में 216 है, 2021 है, जो अभी 7 दिन 8 दिन पहले आया है। तो उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। जो फंक्शन हम करेंगे वो सब पे वैलिड होंगे। बस आपका जो विंडो है वो 10 लगवा लो, अगर नहीं है तो विंडो 10 और प्लस एक्सेल 2010 से अबव हो कोई भी वर्जन। ठीक है? अब देखो क्या चीज होती है, जब हमने एक्सेल की विंडो ओपन करी तो ये कुछ लुक ऐसे तरीके से ओपन हुई। अब आपको अगर एक ब्लैंक विंडो ब्लैंक ओपन करनी है, ठीक है, तो ये तो आपकी आपकी हो गई ब्लैंक वर्कबुक। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। लेकिन एक्सेल ने ना कुछ ऑटोमेटिक आपके लिए दिया हुआ है कि भाई अगर आप एक्सेल में न्यू हो, आप खुद सीखना चाहते हो, खुद से कुछ ना कुछ नया फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो पढ़ के, ठीक है, मतलब इसमें एडवांस नहीं, नॉर्मल तरीके से कुछ बताया हुआ है। तो ये कुछ आपके फंक्शन है यहाँ पे। वेलकम टू एक्सेल, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखना ये एक वेलकम टू एक्सेल की एक फाइल होती है, ये ओपन हो जाती है। डाउनलोड साइज का इतने केबी का है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। मतलब इसके अंदर एक्सेल का टूर है कि कहाँ से कौन से स्टेप होते हैं एक्सेल में। ऐसे ही करके ये कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेल ने ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं, कुछ फॉर्मूला ट्यूटोरियल है, कुछ फंक्शन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं ये डाउनलोड करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये कोई फाइल डाउनलोड हो गई। अब देखो इसके अंदर ये कुछ बेसिक है, ठीक है, वन बाय वन ये आपको कुछ बताया होगा इन्होंने। देखो कुछ तरीके बताए हुए हैं कि नॉर्मल किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप अपने पास डाउनलोड कर लो। कभी ना कभी भी देखो काम तो ये आएंगे नहीं, बिकॉज काम क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज जो फंक्शन इसमें है ऑलरेडी मैं सारे कवर करूंगा वन बाय वन। हम प्रोजेक्ट में कवर करेंगे। ये मिनिमम हो गया, ये आपका डेट एंड टाइम, ये आपका टेक्स्ट और उसको ज्वाइनिंग करने के लिए, ये आपका कुछ ई लुकअप, इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल फंक्शन। तो ये आपके टोटल ना, ये एक्सेल ने कुछ आपके लिए दिए हुए हैं कि जो बंदा एकदम न्यू है वो यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है जो एक्सेल ने दिए हुए हैं। अगर मैं इसको डायरेक्टली सेव डोंट सेव करके बंद करूं, सो ये कुछ टूल है। उसके बाद अगर आप यहीं में मोर पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ कुछ टेम्पलेट भी दिए हुए हैं ऑटोमेटिक। जैसे सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको अटेंडेंस की लिस्ट बनानी है, तो ये आपकी अटेंडेंस की लिस्ट ऑटोमेटिकली बनी बनाई होती है, आपको सिर्फ नेम वगैरह अपडेट करना है, तो ये आपका अपडेट कर सकते हो। मतलब ये कुछ ऑटोमेटिक टेम्पलेट एक्सेल ने दिए हुए हैं। जो बंदे इस पे काम करते हैं, जिसको सेल्स इनवॉइस बनाना है, ठीक है, कंपनी का नॉर्मल वीकली अटेंडेंस ट्रैकर बनाना है, क्लास का शेड्यूल बनाना है, इस तरीके से वो बने बनाए हैं। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करने हैं। तो ये कुछ बने बनाए टेम्पलेट है। और यहाँ पे आप लिख के डाउनलोड भी, जैसे सपोज बिजनेस है तो आप बिजनेस पे क्लिक करोगे तो ये कुछ आपके बिजनेस के टेम्पलेट आ गए। देखो मंथली बजट, इनवॉइसेस, बैलेंस शीट, सैंपल इनवॉइसेस। और जब आप इस पे क्लिक करोगे, सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरीके से, देखो इस तरीके से ये आपका पैम्पलेट जो है वो डाउनलोड हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने सिर्फ फंक्शन लगा के और यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो कि अच्छा इस तरीके से है। जैसे ये कंपनी का नेम टोटल सेल्स सपोज मैं यहाँ डालता हूँ 45। ठीक है, ये देखो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर अमाउंट फॉर्मेटिंग सब आ गया। देखो यहाँ पे यहाँ फंक्शन वगैरह सब लगे हुए हैं। देखो आप फॉर्मूले बार में अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फंक्शन लगा हुआ है F5 माइनस F6। सपोज मैं यहाँ पे अगर 4500 डालू, कैलकुलेशन देखो ऑटोमेटिक हो गई। तो ये कुछ ऑटोमेटिक फंक्शन है जो पावर इसने एक्सेल ने ऑटोमेटिक क्रिएट करके दिए हुए हैं। बट ये हम कैसे मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ। तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत है नहीं अभी। मतलब नॉर्मल है कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको नॉर्मल बहुत सारे फंक्शन जो है वो ऑलरेडी आपको मिलेंगे। अब हमने ना डायरेक्टली न्यू वर्कबुक पे ओपन करना है। तो जब हम न्यू वर्कबुक पे ओपन करेंगे, अच्छा एक्सेल को हमेशा वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। एक्सेल की अगर कोई वर्कबुक हम ओपन करते हैं तो ये वर्कबुक होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे लिखा है बुक, जो कि ये है वर्कबुक, ठीक है, इस पे हम वर्किंग करते हैं, ये वर्कबुक है। अब
हम अगर यहाँ की बात करें कि एक्सेल के अंदर आप जैसे ये देख रहे हो होम टैब, ये सारे ये फाइल, ओके, ये आपका फाइल टैब है, ये आपका होम टैब, अंडर दिस होम टैब ये जो है ये आपके होम टैब होते हैं, मतलब इसे हम टैब बोलते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर कुछ डेटा होगा, पेज लेआउट के अंदर भी कुछ फील्ड होंगी, फॉर्मूलेस के अंदर, डेटा के अंदर, ओके, रिव्यू, व्यू, ये सारे आपके टैब्स हैं। जैसे जैसे आप वर्किंग करोगे इन सारे टैब का वन बाय वन आपका यूज होता जाएगा, ठीक है। और ये सारे टैब आप कहाँ से ऐड कर सकते हो, सपोज किसी किसी फंक्शन में आपके पास ये टैब नहीं दिखेगा डेवलपर, या ये टैब एड इन नहीं दिखेगा, तो ये आप कहाँ से ऐड कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप यहाँ फाइल पे गए, उसके बाद यहाँ पे मोर पे क्लिक किया आपने, ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास कस्टमाइज रिबन पे या टूल बार पे जाओगे तो देखो ये कुछ यहाँ पे ऑप्शन है कि सपोज कोई ऑप्शन जो आपके वहां पे नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो। सपोज मुझे पेस्ट स्पेशल का ये ऑप्शन चाहिए तो मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया, अब ये यहाँ पे ऐड हो गया जहाँ पे मेरे सेव ये सब ऑप्शन है। क्लिक ओके करूंगा तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कहीं ना कहीं ये ऐड हो गया होगा टूल बार के अंदर। इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, देखो इधर ही कहीं ये ऐड हुआ होगा। तो मतलब ये आपके नॉर्मली यहाँ पे कोई भी आप फंक्शन वगैरह है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरा, अब ये जो चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग, ये सारे आपके होते हैं ग्रुप। वन ग्रुप के अंदर आपके मल्टीपल रिबन होते हैं, इसे आप रिबन कहते हो और इसे आप ग्रुप कहते हो, ठीक है। तो ये होते हैं ग्रुप जिसे हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग, ये सारे आपके ग्रुप हो गए। एंड इन ग्रुप के अंदर आपके मल्टीपल रिबन्स होते हैं, वन बाय वन हम किसी, जब हम वर्किंग करते हैं तो हम इनका यूज करते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं इस वाले बॉक्स की, जैसा आप देख रहे हो ये होता है नेम बॉक्स। यहाँ पे देख रहे हो माउस मैंने क्लिक करा तो आ रहा है नेम बॉक्स लिखा हुआ। तो नेम बॉक्स का मतलब है सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ I1, तो ये यहाँ पे आपका नेम बताता है कि आप कौन से सेल पे हो इस टाइम, इसे हम कहते हैं सेल्स। तो अगर मैं फर्स्ट बोलूँ तो ये होता है हमारा सेल्स, ठीक है, इसे हम सेल कहते हैं। एक होता है तो सेल, और अगर बहुत सारे हम रेंज सेलेक्ट कर देंगे, सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक के सेल सेलेक्ट करा तो ये सारे आपके हो गए सेल्स, और इसे हम बोलेंगे रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ सेल्स। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ रेंज ऑफ सेल, सपोज आपने जब MIS पे वर्किंग करोगे उसके बाद जब आप VBA पे जाओगे ना तो वहां पे ये चीजें काम आती है कि सेल, किस सेल में आप वर्किंग हो इस टाइम पे, किस सेल पे आपका डाटा है, किस रेंज ऑफ सेल पे आप वर्किंग कर रहे हो, वो रेंज ऑफ सेल आपको कोडिंग लिखनी होती है बैकग्राउंड में जाके, और उसके लिए हमें डेवलपर टैब यूज करना होता है। मोस्टली हर केसेस में डेवलपर टैब यूज होता है जब आप मैक्रो में जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑटोमेशन वगैरह हम लिखे जाएंगे, तो उसके लिए हमें रेंज ऑफ सेल पता होनी चाहिए। और रेंज ऑफ सेल को हम लिखते कैसे हैं लैंग्वेज में, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। सपोज मुझे रेंज सेल चाहिए D1 से लेके मुझे चाहिए सपोज F10 तक, ठीक है, F10 तक मुझे चाहिए, तो ये आपकी हो गई रेंज ऑफ सेल। आप फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा जाता है D1 से F10। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो D1 से लेके F10 का मतलब हो गया ये आपकी रेंज हो गई D1 से F10। और अब आप इसको अगर मैं नाम देता हूँ ना तो देखो मैं यहाँ पे सपोज नाम देता हूँ, ये हो गया मेरी रेंज, एंड जस्ट एंटर करता हूँ तो देखो जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरा नाम क्या आ रहा है, रेंज। बट अगर मैं कोई आउटसाइड सेलेक्ट करता हूँ तो नेम आ रहा है H3। अगेन मैं अगर डी पे जाता हूँ और यहाँ पे सपोज एरो पे क्लिक करता हूँ और मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली मेरी D1 से F10 तक की रेंज सेलेक्ट हो जाती है एज पर नेम। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अब सपोज कोई और मैं यहाँ अब मैं यहाँ सपोज ये रेंज है, अब इस रेंज का मैं नाम दे दूं कि शॉर्ट रेंज, जस्ट एंटर कर दूं, नेम वैलिड नहीं था, शॉर्ट दे दूं तो देखो ये शॉर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके अगर क्लिक करूँ तो देखो मेरे पास दो रेंज है, रेंज और शॉर्ट। जस्ट मैं शॉर्ट एंटर करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन H1 से लेके J5 तक का सिलेक्शन है, ठीक है। अगर मुझे यही लिखना होगा सिलेक्शन क्या है मेरा तो मैं लिखूंगा ऐसे H1 कॉलम और J5, ये मेरा सिलेक्शन हो गया रेंज 1 रेंज 2। इस तरीके से हम रेंज लिखते हैं एक्सेल के अंदर। अगली चीज
ये आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो fx, इसका मतलब होता है कि आपका फंक्शन मतलब ये यहाँ पे आपको डिनोट करता है कि आपका इस सेल में क्या चीज है या इस सेल में क्या लिखा हुआ है। तो जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो आपका यहाँ पे डिनोट करेगा फंक्शन में। सपोज अभी मैं यहाँ पे एक लेता हूँ 50, एक लेता हूँ 30, ठीक है। अब मैं सपोज इन दोनों को इज इक्वल टू से दोनों को ऐड कर 50 प्लस 30, तो ये आप देख रहे हो 80 लिखा हुआ है, बट कैसे लिखा हुआ है D2 प्लस D3, ये आपको न्यूमेरिकल नहीं दिखाया उसने 50 और 30। D2 मतलब डी कॉलम का सेकंड रेंज, डी कॉलम का सेकंड सेल एंड डी कॉलम का थर्ड सेल, दोनों को हमने ऐड किया तो जो वैल्यू इन दोनों में थी वही वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई विच इज 80। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये फंक्शन दिखाया है। वहीं अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर दूं सपोज 50 प्लस 30 एंड जस्ट एंटर, तो देखो यहाँ पे भी 80 है जो कि 50 प्लस 30 दिखाया है, बट यहाँ पे भी 80 है, बट इसने डेट रेंज दिखाई है, इसने आपकी रेंज दिखाई है कि आप कौन से सेल पे हो। डी मतलब कॉलम और 2 मतलब सेल, हमेशा ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है कॉलम इंटू सेल, कॉलम इंटू रो। हमेशा जब ये भी कॉलम लिखा होता है तो ये कॉलम एंड रो की फॉर्मेट में लिखा होता है। पहला जो वर्ड होता है वो होता है आपका कॉलम, जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ D2 मतलब कॉलम एंड रो 2, कॉलम D रो 2, कॉलम D रो 3, इस तरीके से लिखा होता है। अब हम अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, कोई बता सकता है एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? एनीवन, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? 10 lakh 4,000 10 lakh. 10 lakh 4 That's row. sorry See, if I click control from my keyboard and go to right arrow, so last column will be XFD. ओके, जब आप इसका काउंट करोगे तो आपके कॉलम होंगे 16,384। ओके, सो ये आपके टोटल कॉलम है, अगर आप इनको काउंट करो तो ये आपके होंगे 16,384 कॉलम। बट क्या आप मुझे बता सकते हो क्या हम इन सारे कॉलम पे वो कभी वर्क करते हैं? कभी भी कोई डेटा देखा है आपने जो 16,000 तक जाएगा कॉलम में? नहीं, बिकॉज क्यों? क्योंकि नहीं एक्सेल की फाइल ना 100 कॉलम के बाद हैंग होने लगती है। दिए तो इसमें 16,000 कॉलम है, पर जब आप 100 कॉलम और 200 कॉलम 150 कॉलम के बाद जाते हो ना तो एक्सेल की फाइल हैंग होने लगती है। फिर हम एक्सेल का यूज कम करते हैं, फिर हम किसी और टूल पे जाते हैं जहाँ पे हमें ये वर्किंग करनी होती है। फिर हम एक्सेल में वर्किंग नहीं कर सकते बिकॉज फिर एक्सेल की फाइल ना हैंग होने लगती है। अगर आप एक्सेल की फाइल पे सपोज 200 कॉलम के बाद वर्किंग करते हो, ठीक है, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई भी डाटा पे वर्किंग करते हो, कोई फंक्शन लगाते हो, कोई भी VLOOKUP कोई भी फंक्शन लगाते हो, वो लगाने में ना इतना टाइम लग जाता है ना कि हाफ एन आवर कम से कम लग जाता है। और फिर आप बोलते हो यार इतना टाइम लग रहा है मैं वर्किंग क्यों करूं, तो तब आप एक्सेल के वर्किंग कम करने लग जाते हैं। फिर उस टाइम पे आप वो टास्क की वर्किंग करते हो कि जो आपका मैंडेटरी टास्क हो एक्सेल पे। अगर आपको बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनानी हो, ठीक है, मेरे ऑफिस में मैं काम कर रहा था एक बारी, तो एक कंप्लीट ट्रायल बैलेंस था हमारे पास, हम फाइनेंशियल में हैं, तो एक ट्रायल बैलेंस था जो बहुत बड़ी कंपनी का था। और ऑलमोस्ट उसकी कॉलम, मतलब मैं फाइल साइज बता रहा हूँ आपको, तो कॉलम नहीं बता रहा ना रो बता रहा हूँ, फाइल साइज बता रहा हूँ, अप्रोक्स 60 MB की फाइल, 60 MB की आपकी एक फाइल एक्सेल की, उसको ओपन करने में ही 15 मिनट लगते थे। ठीक है, तो इसलिए उस फाइल में वर्किंग करने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता, कम से कम अगर 2 घंटे का काम है तो वहां हमें 5 घंटे लगते थे टोटल वर्किंग करने में। और फाइल बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग, जब भी आप देखते होगे आपकी फाइल डेटा लार्ज हो तो ऊपर लिखा हुआ आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज वो लोड होने में बहुत टाइम लगाता है। तो कॉलम तो हो गए हमारे पास 16384, एंड रो की बात करें तो रो हमारे पास है 1048576। और कैसे आप आओगे रो और कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम पे कैसे आओगे? ये आपका देखो यहाँ तो फंक्शन है, यहाँ तो आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट है, कंट्रोल एंड डाउन एरो, सिंपल। कंट्रोल डाउन एरो से आप नीचे आ जाओगे, कंट्रोल अप एरो से आप ऊपर आ जाओगे सीधा एक ही बारी। ठीक है, ये देखो कंट्रोल डाउन एरो से मैं नीचे चला गया, कंट्रोल अप एरो से मैं ऊपर आ गया, कंट्रोल राइट से मैं एकदम राइट में चला गया, और कंट्रोल लेफ्ट से मैं लेफ्ट आ गया। तो ये आपके बन गए कुछ 4 फंक्शन, कंट्रोल लेफ्ट एरो, ठीक है, जो कि आ गए आपको लेफ्ट के कॉलम आने के लिए, ठीक है, लेफ्ट कॉलम के लिए। सेम अगर आप इन चारों को डिवाइड कर दो, लेफ्ट की जगह सिर्फ आपको राइट ही चेंज करना है, राइट एरो, कंट्रोल डाउन एरो और अप एरो, डाउन
और कंट्रोल अप एरो। तो इस चीज सब चीजों से आप अपने सिस्टम का कंट्रोल करोगे, मतलब किस रो पे आपको जाना है, किस कॉलम पे आपको जाना है, आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो। अब ये मैं क्यों बताया, ये चीजें क्यों बताई, देखो जब आप एक्सेल वीबीए करोगे ना तो वहां आपको ये चीज लिखनी होगी, सेम चीज लिखनी होगी वहां, कि आप कंट्रोल जब डाउन एरो दबा रहे हो तो कौन सा कीबोर्ड दबा रहे हो, कौन सा बटन दबा रहे हो, वो बटन का रेंज, वो बटन का कमांड वहां लिखनी होगी। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन होता है हमारे पास, ओके, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, वहां आपके पास ऑप्शन होता है, तब आप वो दबाते हो, तब आप नेक्स्ट सेल पे जाते हो। ओके, तो ये मैं आपको तैयार कर रहा हूँ एज अ वीबीए डेवलपर के लिए, तो उसके अंदर ये बेसिक चीजें तैयार होनी चाहिए, क्योंकि वीबीए का मतलब हो गया भाई टोटल आपको ऑटोमेशन करना है एक्सेल पे, और उसके लिए आपको एक्सेल ऐसा आना चाहिए कि सामने वाला बंदा देखता रहे और आपकी वर्किंग हो जाए, उसको पता ना चले कि आप कौन से सिस्टम पे जा रहे हो। ठीक है, आपको उसको, जैसे आपने देखा होगा जब आप कभी किसी उस बंदे के पास बैठे होगे जिसको एक्सेल पूरा आता है, वो काम भी कर लेता है, आप सोचते हो अरे यार कौन सा बटन दबा दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से होता है काम, जब आप एक्सेल पे एकदम हो जाओगे ना तैयार, तभी वीबीए सीखना, उससे पहले मत सीखना। चाहे तो एक्सेल पे जितना मर्जी टाइम हो उतना टाइम लगा लो, जितना मर्जी यूज हो उतना टाइम लगा लो, लेकिन वीबीए तभी सीखना जब पूरा एक्सेल आता हो, वरना वीबीए भी हार जाओगे और एक्सेल जो आता होगा ना वो भी भूल जाओगे, ऐसी चीज है वीबीए डेवलप। ठीक है, तो हाँ अगर हम रो की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास, तो एकदम डाउन जाओ 10, 48, 576, बट सेम वही जो मैं अभी बता रहा हूँ कि इतने अगर रो पे हमने काम ही करना है तो यार हम सारा काम एक्सेल पे ना कर लें, फिर बाकी टूल क्यों यूज होंगे। बट एक्सेल की फाइल हैंग बहुत होती है, हैंग बहुत होगी, डेटा रेंज पे आपको काम ही नहीं करने देगी। आप नॉर्मली 2000 रेंज तक आप काम कर सकते हो, 2000 हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 डेटा तक काम, 1 लाख डेटा तक भी काम कर लो, लेकिन 1 लाख से जैसे ही ऊपर जाओगे ना वो फाइल हैंग होने लगेगी, वो कम ही नहीं करेगी आपकी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब एक चीज और, अब सपोज ये आप देख रहे हो ये सेल है, ये सेल थोड़ा छोटा है, सपोज मुझे इसको बड़ा करना है, तो शॉर्टकट से मैं कैसे बड़ा करूंगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट कैसे लिखना है। तो देखो हमेशा शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट बनता है ना वो बनता है कंट्रोल या ऑल्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट आप दबाओ ऑल्ट, ऑल्ट दबाते ही देख रहे हो आप यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आ गए, ये टैब के नंबर आ गए। अब सपोज आपको ऑल्ट के बाद किस टैब में जाना है तो वो आप देखो, आपको जाना है एफ में, मीन्स फाइल में, होम पे, इंसर्ट में, पी पे, फॉर्मूले पे, किस टैब पे जाना है तो आप वो टैब दबाओ। सपोज मुझे अभी मुझे जाना है, सपोज क्या करना है मुझे, अगर मैं बताऊं तो मुझे ये इसको जूम करना है, तो मैं अभी जाता हूँ सपोज होम टैब पे जाता हूँ, एल्ट ऑल्ट के बाद मैंने एच दबाया, तो जैसे ही मैंने एच दबाया आपने देखा एच के अंदर के सारे टैब आ गए, ये रिबन्स आ गए, एच के अंदर की जितनी फील्ड है वो सारी आ गई। एक्स, ऑल्ट एच, एक्स का मतलब कट, सिंपल, ऑल्ट एच सी का मतलब कॉपी, वो सेल कॉपी हो जाएगा। एफ पी का मतलब फॉर्मेट पेंटर, एफ ओ का मतलब ये आपका ये वाला एरिया हो जाएगा क्लिपबोर्ड से दूसरी जगह, बी का मतलब बोल्ड, ओके, आई का मतलब टू। तो आप ये सब चीजें अगर दबाते जाओगे ना तो आपके शॉर्टकट बनते जाएगा, इसी को तो शॉर्टकट कहते हैं। बंदे आप देखते होगे इतने सारे शॉर्टकट बताते हैं, यार ये कहाँ से आते हैं, नहीं आते कहीं से, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से बनाए हुए होते हैं। अब सपोज ये लेफ्ट कॉलम है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, क्लियर करना है। अब आपको पता है क्लियर का ऑप्शन ये है, तो यहाँ पे गया और क्लियर ऑल पे मैंने क्लिक करा तो देखो क्लियर हो गया। बट अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ, अब मुझे इसको कीबोर्ड से क्लियर करना है, मेरे पास माउस ही नहीं है भाई, समझ लो आपके पास माउस है ही नहीं, बिना माउस के कैसे क्लियर करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है ये क्लियर ऑप्शन होम टैब में है, तो आप ऑल्ट दबाओ, उसके बाद एच दबाओ, एच का मतलब होम टैब। अब एच दबाते ही आप देख लो क्लियर पे हमारा कौन सा बटन आ रहा है, ई, ई दबाओ, ई दबाते ही अब आपका ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपको ए दबाना है, एफ दबाना है, सी, एम या एल दबाना है। सपोज आपका इस फॉर्मेट के अंदर आपका क्लियर फॉर्मेट, अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो एफ दबा दो, जो क्लियर आपने लिखा हुआ है कंटेंट उसको डिलीट करना है तो सी दबा दो, और अगर सब कुछ डिलीट करना है तो कंट्रोल ए दबा दो, इस सेल में जो भी है तो आप ए दबा दो सिर्फ, अब देखो डिलीट हो गया। तो क्या बना, कंट्रोल एच, उसके बाद सीधा आपका फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फॉर्म वो बनते हैं शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट लिखे हुए नहीं होते कि एक्सेल में ये शॉर्टकट है। ठीक है, वो शॉर्टकट आप खुद बनाते हो। अब देखो मैं अगर आपके साथ एक सेल है उसको मुझे बड़ा करना है तो मैं ऑल्ट वी, ठीक है, और मैं जेड दबा दूं तो देख लो अब ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मेरे को या तो इस सेल को क्या करना है, साइज बड़ा है छोटा है या वो, तो मैं उसके हिसाब से अपने हिसाब से जो करना है मैं कर लूँ। सपोज मुझे 200 करना है
जस्ट एंटर, तो देखो सेल बड़ा हो गया। सेम वे आपको उसी सेल को छोटा करना है तो ऑल्ट वी और जेड दबाओ, अब देखो सेम विंडो आ गई। अब सपोज मुझे इसे 100 करना है, 100 पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका कीबोर्ड से जितने भी फंक्शन है ये आपके यूज हो रहे हैं। ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ऑल्ट वी। अगर आपको कोशिश लगे तो पहले तो देखो खुद अपने शॉर्टकट बनाओ चीजों के, कि कैसे आप बना सकते हो। फिर क्योंकि ये शॉर्टकट क्यों बनाना पड़ता है मैं आपको बता भी देता हूँ। जब हम VBA डेवलपर में जाते हैं ना, सपोज हमें किसी चीज को बॉर्डर करना है, तो बॉर्डर कैसे करना है यार, वो पूरा शॉर्टकट लिखना होता है वहाँ पे, कंट्रोल लेफ्ट एरो पूरा दबाना होता है वहाँ, और वहाँ पे इनका कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट रेंज है जिनको हम वहाँ पे डॉट बॉर्डर के नाम से सेव कर सकते हैं, या डॉट अंडरलाइन के नाम से सेव कर सकते हैं। अब अंडरलाइन में भी कौन सी लाइन चाहिए, सिंगल लाइन, डबल लाइन, तो वो सारे फॉर्मेट होते हैं। अब सपोज मुझे अगर इसी में कोई अंडरलाइन देनी है यहाँ पे, ठीक है, इस कॉलम में मुझे अंडरलाइन देनी है, तो क्या करूंगा, ऑल्ट एच। अब देखो अंडरलाइन पे 3 आ रहा है, 3 दबाया, 3 दबाते ही 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो यू या डी। यू का मतलब सिंगल अंडरलाइन, डी का मतलब डबल अंडरलाइन। मैं डी दबा दूं तो देखो यहाँ पे डबल अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा वो बन गया कि कंट्रोल डाउन प्लस एरो के आपके नॉर्मल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल में आप अपने शॉर्टकट खुद बना सकते हो। कुछ बंदे बोलते हैं यार हमें तो शॉर्टकट भाई बता दो, हम वही शॉर्टकट याद कर लेंगे। याद नहीं करना, प्रैक्टिस करोगे तो हैंड टू हैंड याद हो जाए। मैंने कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, ये मुझे अपने आप डायरेक्टली मैं करता हूँ। अच्छा, ऑल्ट एच, ठीक है, आप सपोज मुझे मर्ज एंड सेंटर में जाना है, हो गया माउस, टाइम्स माउस ही हैंग हो जाता है, तो ऑल्ट एच, उसके बाद मुझे एम दबाना है, तो मैं एम दबाया। अब एम के अंदर भी मेरे पास ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। मैं ए दबाता हूँ, सपोज मैं ऑल्ट एच के बाद एम दबाता हूँ, तो एम दबाया तो देखो ये मेरा सेल जो है वो मर्ज हो गया। ओके, ये सेल मेरा मर्ज हो गया। अब सपोज मेरे पास, मैं अगर यहाँ पर लिख के दूँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर लिखा है, अब आप देख रहे हो ये 2 सेल में जा रहा है, बी में भी जा रहा है और सी में भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसको भाई एक ही सेल में लाना है कैसे भी करके, तो उसके लिए मैं क्या दबाऊंगा, वही सेम चीज, उसके लिए मैं वही दबाऊंगा सेम चीज, ऑल्ट, ठीक है, एच, मुझे मर्ज करना है, एम, उसके बाद एम। अब आप देख रहे हो ये सेल मेरा मर्ज हो गया, ये देखो एक ही सेल में आ गया डेटा, ये 2 सेल नहीं है, अब ये एक ही सेल में, और एच एम, देखो एक ही सेल में डेटा आ गया। अब ये 2 सेल नहीं है, एक ही सेल है। जो मैंने सेम चीज दबाई उसी फॉर्मेट को मैंने, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है, बिकॉज मैंने इसका यूज किया हुआ है। अब मैंने इसको अनमर्ज करना है, तो इसी पे जाके माउस से, आप माउस से भी कर सकते हो, ये अनमर्ज हो गया अपना। ठीक है, अब सपोज ये आपका बड़ा सेल है, मतलब सेल आपका छोटा है लेकिन आपका जो डेटा है वो ज्यादा बड़ा आ रहा है। इसको अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे करनी है, यहाँ पे आप देख रहे हो बी और सी के बीच में ये जो एरो बन के आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दो तो देखो ये अपने आप आपको एक ही सेल में ले लिया। इसने क्या करा, बी वाले सेल को बड़ा कर दिया और सी वाले को उतना का उतना ही रहने दिया। ठीक है, तो ये साइज ऑफ द सेल को विथ साइज ऑफ सेल, विथ है हमारे सेल की, ये हमारे कॉलम की जो विथ है उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, अब सपोज मैं कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल ए करने के बाद मैं एक ही बार ये वाला डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो सारे सेल मेरे विथ में हो गए ऑटोमेटिक, बिकॉज मैंने पूरी फाइल को सिलेक्ट किया और एक ही साथ एक ही बार डबल क्लिक करा, देखो सारे सेल मेरे विथ में आ गए। डी के अंदर डी, ई के अंदर ई, एफ के अंदर एफ, ये सारे सेम सेल विथ में आ गए। यहाँ तक क्लियर है गाइस, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर, नहीं यहाँ तक नो। या क्लियर है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो ये हमारी एक्सेल है। अब एक्सेल के अंदर जैसा आप देख रहे हो ये आपके अंदर एक्सेल वर्कबुक है टोटल, ये कंप्लीट आपकी वर्कबुक है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सेल की वर्कबुक है उसके अंदर आप मल्टीपल शीट्स पे काम कर सकते हो। सपोज 1 शीट पे आपके पास स्टूडेंट बेस है, सेकंड पे आपके पास एम्प्लॉय डेटा बेस है, टीचर डेटा बेस है, लाइक दिस। सो आप सेकंड शीट यहाँ पे प्लस से भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ प्लस पे क्लिक करा, सेकंड शीट ऐड होगी, थर्ड शीट, फोर्थ शीट, फिफ्थ शीट, सो आप मल्टीपल शीट ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तो मतलब वर्कबुक एक है लेकिन वर्कशीट डिफरेंट है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, शीट 1, ओके, शीट 1 है जो आपकी,
इस शीट 1 है, ये आपकी शीट 2 है, ये आपकी शीट 3 है, शीट 4 है, और जितना डेटा आपका शीट 1 में आ सकता है ना, जितने कॉलम और जितने रो, उतने ही आपकी शीट 2 में भी आ सकते हैं। क्लियर? अब सपोज आपको शीट 2 जो है वो किसी दूसरी शीट में जाके कॉपी करनी है, किसी दूसरी वर्कबुक में कॉपी करनी है, इस शीट में नहीं, वर्कबुक में कॉपी करनी है। तो गाइस न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप माउस यूज कर रहे हो तो टीम पे जाओ और यहाँ पे आप न्यू क्लिक कर दो तो आपकी न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। बट अगर आपको डायरेक्टली कीबोर्ड से ओपन करनी है तो आप Ctrl+N दबा दो। ठीक है, तो देखो ये नई वर्कबुक ओपन हो गई। देखो इसमें सिर्फ एक ही शीट है, शीट 1। अब आप जब आप कंट्रोल, अब एक ऑप्शन होता है गाइस, सपोज आपके पास दो विंडो है, दो एक्सेल फाइल है और आपको एक एक्सेल फाइल से एक एक्सेल फाइल में जाना है विदाउट एनी माउस। सो Alt+Tab दबाओगे तो आप देखो नेक्स्ट फाइल में आ गए, Alt+Tab दबाओगे तो आप फर्स्ट फाइल में चले गए। Alt दबाने से आपकी देखो विंडो आ जाती है, टैब दबाती है, आपकी यहाँ विंडो आ गई। अब आपने जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हो लाइव टू डैन आरो से। सपोज मुझे बुक 1 में जाना है तो मैं बुक 1 में आ गया। अब सपोज मुझे ये वाली शीट 2, इसको मुझे मूव करना है शीट 1 में, जो मेरी सेकंड वाली बुक है उसमें मुझे मूव करना है। तो कैसे कर पाऊंगा? राइट क्लिक करूंगा मैं अपने माउस से, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो मूव एंड कॉपी, मूव पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ मेरे पास बता रहा है यार आपके पास बुक 1 है, तो ये बुक 1 है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपकी बुक 2 आ गई। जितनी बुक होंगी वो यहाँ पे आती रहेंगी। और यहाँ पे सपोज आपने सिलेक्ट किया मूव टू एंड और क्रिएट अ कॉपी और मूव टू एंड, जस्ट ओके किया, तो देखो ये शीट 2 जो है वो आपकी शीट 1 वाली यहाँ पे जाके कॉपी हो गई है। आपने नई नहीं क्रिएट करी है, जो आपकी शीट 1 में डेटा था। जैसे सपोज अगर मैं आपको बताऊं, अब देखो ये शीट, ये डेटा है सेम, इसी डेटा को मैं सेकंड शीट में ला रहा हूँ, सेकंड वर्कबुक में ला रहा हूँ। तो कैसे लाऊंगा? राइट क्लिक, मूव, ओके, बुक 2 है तो मैं बुक 2 में गया और मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी एंड जस्ट एंटर। तो आप देख रहे हो यहाँ शीट 1 2 आ गया, बिकॉज शीट 1 ऑलरेडी है। तो शीट 1 2 ये आपकी प्रीवियस वर्कबुक की शीट जो है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप शीट को मूव और कॉपी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक के अंदर। ठीक है, अब सपोज आपको इसका नेम चेंज करना है, शीट का नेम चेंज करना है कि यार नहीं मेरे को ये शीट नहीं रखना, नेम चेंज करना है। तो मैं यहाँ नेम डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक इसके ऊपर, और मैं लिखता हूँ यहाँ वर्कबुक 1 ब्रैकेट शीट 1 एंड जस्ट एंटर। सो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा नेम चेंज हो गया। बट अगर आपको माउस से चेंज करना है तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो और यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो नई शीट, यहाँ पे देखो वो बोलेगा आपको नई वर्कशीट ओपन करनी है, चार्ट कुछ भी ओपन करना है वो बोल देगा आपसे। ठीक है, आपको वर्कशीट करनी है, वर्कशीट पे क्लिक करो, ओके, ये आपकी वर्कशीट ऐड हो गई नई वाली शीट 4। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शन है, राइट क्लिक करने से डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद आपकी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। सपोज मैं इस प्रोटेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये बोलता है कि आपकी शीट पे ना, मैं अगर यहाँ पे बताऊं, कोई कॉलम और रो आप ऐड नहीं कर सकते, कोई कॉलम और कोई रो आप ऐड नहीं कर सकते। तो इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो, और उसके बाद मैं यहाँ सपोज पासवर्ड दे देता हूँ एंड जस्ट ओके कर दूं। उसके बाद एक बार और पासवर्ड दे दूं। अब देखो मेरे पास इस पे पासवर्ड डल गया, मतलब मैं कोई ना तो इंसर्ट कॉलम कर सकता हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ गया, राइट क्लिक करता हूँ माउस से, एंड यहाँ पे देखो इंसर्ट का ऑप्शन तो आ रहा है, बट मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये मुझसे कॉलम में भी कुछ और हुआ है। प्रोटेक्ट किस चीज पे हुआ? अनप्रोटेक्ट सेम, ओके, प्रोटेक्ट शीट पे गए, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो, इस सब पे मैं अगर क्लिक कर दूं ऑल पे, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, इंसर्ट हाइपरलिंक, डिलीट, एंड नाउ ओके, ओके पासवर्ड तो लगा नहीं। अब देखो यहाँ विदाउट पासवर्ड है तो आपका पासवर्ड नहीं मांगा, लेकिन आप यहाँ से अगर पासवर्ड क्लिक करते हो कोई भी, तो मैंने सपोज ये पासवर्ड लगाया, अब ये मेरी शीट जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गई है। अब मे भी मैं कोई नंबर, देखो जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है आपकी शीट जो है प्रोटेक्ट है। अब मैं आपकी शीट पे वर्किंग नहीं कर सकता। सपोज आपकी कोई मेन शीट है जिसके अंदर आपका हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट डेटा है, बट वो शीट कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी ओपन कर सकता है।
बट उसके ऊपर ओपन करने के बाद वो सिर्फ देख सकता है, एडिट नहीं कर सकता। सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ 56, तो देखो ये प्रोटेक्ट मांग रहा है, ओके करूंगा तो बोलेगा पासवर्ड। अब मेरे को यहाँ से जाके इसे अनप्रोटेक्ट करना ही होगा, तभी मैं इस शीट पे लिख सकता हूँ और मेरे को पासवर्ड डालना होगा। अब मैं इसके ऊपर देखो कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्ट शीट और अनप्रोटेक्ट शीट है। ऐसी आप वर्कबुक भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये तो सिर्फ शीट हो गई, वर्कबुक भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो ये रहा प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कशीट। तो आप पूरी पूरी वर्कबुक भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड डाल के पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा शीट का और ये हो गया हमारा प्रोटेक्ट का। अब अगर मैं होम टैब या प्रोटेक्ट शीट, ओके। सो अब हम वर्किंग करते हैं किसी छोटे से डेटा में, लाइक इसे मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए, हमें वन में ही हम काम करते हैं। मैं आता हूँ शीट 2 पे, ओके। शीट 2 पे आता हूँ। अब सपोज मुझे इस पे कोई डेटा पे वर्किंग करनी है, कोई डेटा पे सपोज मेरे पास कोई स्टूडेंट का डेटा है। सो अगर आपको देखो, हाँ, एक्सेल के अंदर आप डेटा खुद मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। सो कैसे ऐड करना है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर और उसके बाद मैं यहाँ 1 लिखता हूँ। तो आप देख रहे हो मैं 1 लिखा और उसके बाद जब मैं माउस से इसको ड्रैग करता हूँ तो देखो सारी वैल्यू जो है वो 111 आ रही है। बिकॉज क्यों? देखो जब तक आप एक ही सेल लिखोगे ना तो ये आपका जो सेल है वो कॉपी हो जा रहा है। बट अगर आप यहाँ देखोगे ऑटो फिल ऑप्शन, इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है कॉपी सेल, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग और फ्लैश फिल। सो आप फिल सीरीज पे अगर क्लिक कर दो तो देखो ये 1 से लेके 10 तक ऑटोमेटिकली काउंट हो गया, अगर आपके पास सिर्फ एक डेटा लिखा हुआ है। सेकंड में अगर आपने यहाँ 1 लिख दिया और 2 लिख दिया और अब आप इन दोनों को अगर सिलेक्ट करके अब अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो अब आपकी डायरेक्टली 1 to 10 ऑटोमेटिकली आ रहा है। बट अगर अब आप यहाँ क्लिक करो तो देखो सेकंड ऑप्शन पे क्या आ रहा है, फिल सीरीज। सो अगर आप 2 नंबर करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आपका सीरीज बन के आती है। बट अगर आप 1 पे करते हो तो वही सेल कॉपी होता आता है नीचे तक। फिर आप उसको जाके नीचे सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको फिल सीरीज करनी है या अनफिल करनी है। क्लियर? ये वाला ऑप्शन आप देखते हो कुछ बंदे फटाफट काम कर लेते हैं यार, एक लिखते हैं और पूरी रो भर जाती है। वो कैसे? इसी से भर जाती है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इन वैल्यू को। जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा, आप देख रहे हो मैं 1 लिखा सिर्फ 111 आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको फिल सीरीज पे क्लिक करा तो ये फिल हो गया। वही सेम वे अगर मैं इसको यहाँ से जाके सपोज पूरा 10 है और अब मैं अगर इसको सेट करूँ तो देखो ये ऑटोमेटिकली पूरा काउंट दिखा रहा है 111 का, 111 का डिफरेंस। बट सेम वे अगर मैंने यहाँ 1 लिखा या 4 या 6 या 8 या 9 या 7, 9 के बाद सपोज मैंने 13, ओके, लाइक मैंने ये लिखा। सो अब जैसे ही मैं ये 1 और 4 पे क्लिक करता हूँ तो जितना मेरा डिफरेंस है ना सेम डिफरेंस से कैलकुलेट होगा। अब देखो ये सेम डिफरेंस से कैलकुलेट हो रहा है। देखो 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 38 इस वे में कैलकुलेट हो रहा है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ और सेकंड में 18 लिखता हूँ तो आप देखोगे ये 9 का टेबल बन जाएगा आपका। देख रहे हो 4, 9 का गैप आ रहा है हर रो में। तो ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपने मैनुअली करना है तो मैनुअली कैसे कर सकते हो, सपोज आपने यहाँ पे लिखा 9, उसके बाद आपने क्या करा, इज इक्वल टू दबाया, इसको ऐड किया और यहाँ पे +9 डाल। आपको 9 का गैप चाहिए, इसी को कंट्रोल C करा, एकदम नीचे तक आके पेस्ट कर दिया तो देखो ये आपका फंक्शन से लिखा हुआ आ गया। मतलब यहाँ पे आपने क्या करा, उसमें 9